आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो यदि हम लोग रात्रि के समय आकाश की ओर देखते हैं तो हमको चांद, अनगिनत तारे एवं ग्रह दृष्टिगोचर दिखाई देते हैं। तो तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं तथा टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से ग्रह, तो ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते, लेकिन तारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आकाश में तारों के समूह भी दिखाई देते हैं। तो ये समूह पशुओं या फिर घरेलू वस्तुओं जैसे जानी पहचानी आकृतियों में होते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल। दूध की नदी सदृश दिखने वाली आकृति को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। इन समस्त आकाशीय पिंडों का अध्ययन हम लोग एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो प्राचीन काल से ही लोगों में प्राकृतिक परिघटनाओं जैसे रात दिन का होना, ऋतु में परिवर्तन होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के कारणों को जानने की इच्छा रही है। दूसरी शताब्दी में यूनानी खगोल वैज्ञानी टॉलमी ने एल्गागेस्ट नामक एक पुस्तक लिखी। टॉलमी नामक वैज्ञानिक ने जो बुक लिखा उसका नाम है एल्मा गेस्ट। इसमें उन्होंने ग्रहों की गति के भूकेंद्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य के साथ कभी आकाशीय अर्थात खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हम लोग को पहले से पता है कि सूर्य के चारों ओर क्या होती है, मतलब सूर्य के साथ सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो सन 1543 में पोलैंड के खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस, वैज्ञानिक का नाम है निकोलस कोपरनिकस, ने सूर्य केंद्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो आगे चलकर इटली के वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है गैलीलियो। तो गैलीलियो ने इसका अनुमोदन किया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने इन कार्यों को आगे बढ़ाया और सन 1687 में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन कब हुआ है? 1687 में। और किसने किया है? सर आइजक न्यूटन ने। एक दिन वे बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। सेब का फल उनके सिर पर गिरा। इस छोटी सी घटना ने उन्हें उद्वेलित कर दिया। उन्होंने सोचना प्रारंभ किया कि जो बल सेब के फल को पृथ्वी की ओर खींचता है, उस बल को पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल के सदृश होना चाहिए। यहाँ से खगोलीय गतिकी की शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से ग्रहों की गति संबंधी केपलर वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति संबंधी क्या क्या नियम दिए वो देखेंगे। ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम। तो जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ग्रह। और सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह का नाम क्या क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो 24 अगस्त सन 2006 को चेक गणतंत्र के प्राग शहर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सौर मंडल के ग्रहों की नई परिभाषा दी गई। इस नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है। इस प्रकार अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या केवल 8 है। ठीक, तो खगोलीय गणना के आधार पर केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग कहते हैं केपलर का नियम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे केपलर का प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। इसे हम लोग कक्षा का नियम भी कहते हैं। ठीक, जैसे ये क्या है, सूर्य है। सूर्य इसके केंद्र पर है और प्रत्येक ग्रह, मान लेते हैं कोई ग्रह है, वो उसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करता है, परिक्रमा करता है। ये ग्रह है, ये है सूर्य, ये मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। ठीक, तो ये मान लेते हैं लघु कक्ष है और इसको मान लेते हैं दीर्घ कक्ष है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा का नियम। केपलर के प्रथम नियम को कक्षा का नियम भी कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। तो ये क्या है, केपलर का प्रथम नियम, जिसको हम लोग कक्षा का नियम भी कहते हैं। आगे देखेंगे केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का द्वितीय नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल
तय करती है। ठीक, अर्थात इसका मतलब ये है कि किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान होती है, और इस नियम को हम लोग क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। तो केपलर का द्वितीय नियम क्या होता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब ये हमारा सूर्य है। ठीक, अब इस सूर्य को मान लेते हैं A, B, C, D। A पर क्या है? कोई ग्रह है, वो B तक दूरी तय कर रही है। उसी प्रकार से C पर कोई ग्रह है, वो D तक दूरी तय कर रही है। ये क्या है? सूर्य से इसकी दूरी है। तो मान लेते हैं S क्या है? S में सूर्य स्थित है, तो क्षेत्रफल SBA और क्षेत्रफल SCD दोनों क्या होंगे? समान होंगे। इस नियम के अनुसार ग्रह को A से B तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसे C से D तक जाने में लगता है। तो इससे स्पष्ट है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी रेखीय चाल न्यूनतम होती है। इसके विपरीत जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी रेखीय चाल अधिकतम होती है। ये था केपलर का द्वितीय नियम। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, केपलर का तृतीय नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी ग्रह का परिभ्रमण काल, आवर्त काल को ही परिभ्रमण काल कहा जाता है। परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है केपलर का तृतीय नियम? किसी ग्रह का परिभ्रमण काल का वर्ग, परिभ्रमण काल को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल T से। परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से माध्य दूरी, मान लेते हैं सूर्य से माध्य दूरी स्मॉल r है, तो दूरी के घन, घन मतलब त्रिघात के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब T² प्रोपोर्शनल R³ और अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट, तो इक्वल टू KR³। K क्या है? एक कांस्टेंट है। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है उसका परिभ्रमण काल कम होता है, और जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका परिभ्रमण काल अधिक होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को केपलर का तीनों नियम याद होना चाहिए।